नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार फंड जो कि फर्स्ट टाइम मतलब आ रहा है, ऐसा नहीं है बट यस दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक फंड। और ये फंड है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड। ये फंड ऑफ फंड है, मतलब इसमें आप डायरेक्टली पैसे नहीं डाल रहे हो, ये पहले एक्सिस के ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में जाएगा और वहाँ से ये फंड जो है वो श्रोडर्स इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में जाएगा। मतलब क्या है, तो श्रोडर जो है ये कंपनी एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ 25% की इंडिया में पार्टनर है और ये श्रोडर का फंड है जो एक्सिस के ग्लोबल इक्विटी फंड अल्फा के थ्रू श्रोडर के फंड में जाएगा। दैट इज अ फंड ऑफ फंड, इट इज अ फंड ऑफ फंड। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, चलो ये देखते हैं। ये लोग बेसिकली करने वाले हैं इंडिया का जो ग्लोबल जो साइज, मतलब ये लोग एक्सप्लॉइट करने वाले अपॉर्चुनिटीज को पूरी दुनिया में। अब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक्सप्लॉइट करना क्यों है। तो इंडिया का अगर आप इक्विटी मार्केट देखें तो इंडिया का इक्विटी मार्केट हिसाब से 3%, यूएस का 42%, यूके का 7%, यूरोप का 8%, चाइना का 9% और जापान का 8%। तो इनका ऐसा मानना है कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो पूरी दुनिया की इन्वेस्टिंग की इकोसिस्टम है वो जो है उसमें इंडिया का मार्केट जो है ना एकदम बहुत ही टाइना है, छोटा सा, एकदम पिद्दा सा है। तो ये लोग उस पिद्दे से मार्केट को जो है वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ये आपको कैसे मिलेगा। सो व्हेन वी बाय गुड्स, तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्लियर करके बोलता हूँ। मान के चलिए कि आपने मोबाइल फ़ोन बाय किया, आपने कार बाय की, अपनी जूते बाय की, आपको सब कैसा चाहिए, सब थोड़ा सा ना आपको चाहिए मोटा मोटा ग्लोबल स्टैंडर्ड का चाहिए। जूम थोड़े दिनों पहले किसी को मालूम तक नहीं था, आज की तारीख में जूम इज हर घर में पहुंच गया है। हुंडई कार, कोरिया की कार, आप देखिए भारत के हर रोड पे आपको कोरियन कार दिख जाएंगी। किया मोटर्स आपको दिख जाएगा जी। आपको माइक्रोसॉफ्ट हर घर के अंदर पहुंच चुका है। एप्पल हर घर में है। गूगल, उसके बिना तो जी इंडिया का, भारत का काम नहीं चलता है। आपके हर क्लिक का पैसा फेसबुक का जो है वो यूएस में जाता है। तो यूएस, कोरिया, चाइना, वियतनाम, जापान, यहाँ पे जितनी कंपनियां हैं इनमें इनके प्रोडक्ट तो आप खरीदते हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट कौन लेके जाता है, वो लोग लेके जाता है। सो दैट इज रीजन कि हम लोग सिर्फ गुड्स खरीदते हैं। हम लोग वापस जो है ना पुराने जमाने में जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने जैसे राज किया था, तो ये नए जमाने का तरीका बेसिकली राज करने का फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। तो इसको हमको टैप करने का है एंड दैट इज रीजन बेसिकली कि इस फंड में आपने पैसा डालना है कि नहीं डालना, ये सोचना है। मैं वापस आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, होम बायस अफेक्ट इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। मतलब क्या होता है कि भारत में अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भारत का बाजार कितना बड़ा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इसको देखेंगे तो आप 3 कंपनियां जी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। अमेजन से हर आदमी प्रोडक्ट बुलाता है। एप्पल आप हर तीसरे बंदे के पास या हर 10वें बंदे के पास आपको एप्पल का फ़ोन या एप्पल का टैबलेट दिख जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट हर मोबाइल फ़ोन के अंदर, हर लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट है। ये 3 कंपनियां मिला दी जाए तो पूरे भारत का जो बाजार है उससे ज़्यादा साइज जो है, उससे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 3 कंपनियों का है। तो ये होम अफेक्ट जो क्या करता है ना, ये करता है आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा पैसे को जो है ना आपको प्रॉफिट नहीं ला के देता है। सो आपको करना क्या है, यूएस का मार्केट जो है ना, यूएस का मार्केट खुद के देश में जो है वो 79% इन्वेस्ट करता है, लेकिन 21% स्टिल बाहर इन्वेस्ट करता है। कनाडा 59% कनाडा में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन बाहर में 41% इन्वेस्ट करता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया 66% अपने देश में करता है लेकिन बाहर में पैसा डालता है। जापान भी 45% अपने देश में डालता है लेकिन 55% अपने देश में डालता है, 45% दूसरे देशों में डालता है। इंडिया 100% इन्वेस्टमेंट भारत में ही है। सो ये थोड़ा अफेक्ट, ये जो साइकिल है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा सही तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है। दैट इज रीजन आपने इस फंड के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरा आता है एडवांटेज क्या है ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, भारत में फायदा क्या है। पहला, आपकी एक्सपोजर जो है वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की बढ़ जाती है। तो अगर आपको आपकी एक्सपोजर बढ़ानी है, सबसे बढ़िया फायदा है जी। दूसरा, आपकी रिस्क तो है ना सब ये रिड्यूस कर लेता है। अब रिस्क को रिड्यूस कैसे करता है, हम लोग थोड़ा आगे आएंगे तो देखेंगे हमारी आपकी रिस्क को कैसे रिड्यूस करेगा। और दूसरा, अगर आपने रिस्क को रिड्यूस कर लिया तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब ये क्या है, एक्सपोजर ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैसे देता है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इंडिया की 5000 कंपनियां लिस्टेड है एक्सचेंज में, लेकिन ये 3% ही पूरे दुनिया के मार्केट कैपिटल का, शेयर मार्केट का जो है कैपिटलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन देती है। ग्लोबल मार्केट अपने भारत में जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में नहीं है। और इंडिया होल्ड्स द टैग्स ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्टेड इकोनॉमी, मतलब
भारत जो है वो सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी का टैग तो है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे अभी भी बहुत छोटी है। सो कंज्यूमर इंटरनेट, अल्फाबेट और कंप्यूटर मतलब गूगल और फेसबुक हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। ई कॉमर्स, अमेजन, अलीबाबा हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं है। ग्लोबल ब्रांड्स, एडिडास, नेस्ले, हमको एडिडास के शूज तो चाहिए लेकिन हम उसका पार्ट नहीं है। और पेमेंट, वीजा, मास्टर कार्ड हर एक के जेब में है लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो लेके जाते हैं, हमारे पास नहीं होता है। सो इन सारे एक्सपोजर्स को है ये लोग जो है वो एक आगे लेके जाते हैं। अब एक्सपोजर टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसे? सो एडोब का मार्केट 11.6 लाख करोड़, एडिडास 3.4 लाख करोड़, अलीबाबा 13.93 लाख करोड़, अल्फाबेट 60.2 लाख करोड़। 5 साल का रिटर्न देख लीजिए साहब इसका 62% एडोब का, 34% एडिडास का, 27% अलीबाबा का और 19% जो है वो अल्फाबेट मतलब गूगल का है। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं, फेसबुक 42% का रिटर्न दिया सर 5 साल में। CAGR टर्म्स बोल रहा हूं मैं, एक 5 साल में 5 साल का 42% नहीं है, वो एक साल का 42% है। अमेजन 69%, वीजा 20%, कॉमकास्ट 12%। लेकिन ये सारा का सारा जो है आपके पोर्टफोलियो में नहीं आ रहा है। अब ये आपके रिस्क को कैसे रिड्यूस करता है ये देख लीजिए। आप अगर दुनिया के बाजार देख लेंगे तो वोलेटिलिटी जो है साहब पूरी दुनिया में अलग अलग है। दुनिया की वोलेटिलिटी एवरेज जो है 15% की है, चाइना में 24-25% है, यूरोप में 19% है, यूके छोड़ के, यूएस में 18% है, लेकिन भारत में 22% है, यूके में 19% है। तो हर जगह वोलेटिलिटी अलग अलग है लेकिन हर जगह की रिटर्न भी अलग अलग है, राइट। सो ये आप जब इस टाइप के फंड्स में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वोलेटिलिटी को कम कर देगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिटर्न्स बताए थे, अगर आपके रिटर्न्स इस टाइप से नहीं आए हैं तो इस टाइप से रिटर्न जो है आपके पोर्टफोलियो में वो ऐड करेगा। अब आते हैं रिड्यूस रिस्क को कैसे करता है। अभी क्या सब लोअर कोरिलेशन जो है ये मतलब हर दुनिया में ना बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कोविड में क्या हुआ, भारत के बाजार सबसे ज़्यादा गिरे या यूएस के बाजार भी काफ़ी गिरे, लेकिन जिस तरीके से यूएस के बाजार ने पूरा का पूरा रिकवरी दिया है, भारत के बाजार अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं और चाइना के बाजार तो गिरे ही नहीं साहब। सो इस टाइप का जो मिस कॉम्बिनेशन है ये इस टाइप का जो पोर्टफोलियो है ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेगा। इस टाइप का जो फंड है ये आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेगा। अभी दूसरा भी और एक आता है जो मैंने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात की थी 2008 से। एक ग्रीन जो देख रहे हैं ना साहब आप, एक ग्रीन जो देख रहे हैं आप, ये आप अगर देखेंगे कि मोटा ग्रीन जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन तो जो है यूएस में है, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रीन जो है वो यूएस में। अपने यहाँ रेड भी है, ग्रीन भी है, कॉम्बिनेशन मिक्स है। यूरोप में थोड़ा कम रेड है लेकिन ग्रीन भी थोड़ा कम है लेकिन फ्लैट है। वर्ल्ड थोड़ा अलग दिख रहा है। तो 2008 से 2020 हर बाजार अलग टाइप से बिहेव करता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कहाँ पे हमको सेफ्टी जो है वो देगा। सो ये जो है ग्लोबल फंड जो है ये आपको सेफ्टी देने की बात करेगा साहब, ठीक है। एक दूसरे इसमें आता हूँ मैं कि डोमेस्टिक मार्केट ने क्या किया। डोमेस्टिक मार्केट में बेसिकली CAGR टर्म्स में रिटर्न्स में कितना है निफ्टी 50 का, तो ये है 9.6%। रिस्क एडजस्टेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। ग्लोबल MSCI वर्ल्ड इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया तो 8.5%। लेकिन 70 डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल इन्वेस्टर ने ग्लोबल फंड का अगर आप कॉम्बिनेशन का पोर्टफोलियो बना देते हैं तो उसका रिटर्न आता था 10.3%। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटर्न का ट्रेजेक्टरी आपका बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, एक साल का मिनिमम रिटर्न देखिए, यहाँ पे -54% है और वहीं यहाँ पे 70 डोमेस्टिक प्लस 30 ग्लोबल कंपनी का अगर मैं पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ तो वो 36% आएगा। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो गिरने का भी जो रिस्क है वो इस टाइप के फंड्स जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो दिखाया गया लोअर रिस्क हायर रिटर्न और हायर ग्लोबल एलोकेशन, उसके लिए हमको बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज हाउ एक्चुअली दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। अभी एक इम्पैक्ट आता है करेंसी पे, बिकॉज हम लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे फंड में जो कि ग्लोबल फंड है। अगर ग्लोबल फंड है तो करेंसी का इम्पैक्ट तो 100% आएगा। सो इसको भी एक बार देखने की ज़रूरत है कि ग्लोबल फंड का जो कोरिलेशन देखा जाए 2015 से 2020 ग्लोबल इक्विटी रिटर्न इंडियन INR कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 5% अप है। मतलब ये तो ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में आई नहीं। 2010 से 2015 15% सिर्फ करेंसी की वजह से पोर्टफोलियो ऊपर है, ये हमारे पोर्टफोलियो में आती नहीं है। 2015 से 2010 1.4%। मतलब किसी भी 5 साल में मैं अगर अलग अलग तरीके से इसको क्रॉस वेरीफाई करता हूँ
तो करेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रिशिएट, बिकॉज इंडियन करेंसी तो डिप्रिशिएट होगा तभी हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो अच्छे 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 बनेंगे, राइट। और अगर हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में हमारा करेंसी और फर्दर डिप्रिशिएट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इसमें कोई दो राय नहीं है तो करेंसी का जो इम्पैक्ट है ये इसमें पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा इस पर्टिकुलर पूरे फंड का मानना है। हम लोग तीसरी बार आते हैं। सो ये 3-4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सटर्नल सिचुएशन, रूपी टेंडेंसी टू डिप्रिशिएट, रिटर्न फ्रॉम अ ग्लोबल, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रिस्क सस्टेनेबिलिटी मोर देन करेंसी रिस्क, वो भी एक डबल फायदा हो गया आपका। और इन्वेस्टर शुड नॉट अलोकेट द इक्विटी सोलली इनटू करेंसी व्यू, तो किसी को भी अगर इसमें पैसा डालना है तो करेंसी के व्यू से कंप्लीटली देख के पैसा नहीं डालना है, क्योंकि वो लिक्विडिटी भले ही है लेकिन सिर्फ वो देखते हुए पैसा नहीं डालना, ये इस पर्टिकुलर फंड का मानना है। फंड का नाम क्या है सब? एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड, ओपन एंडेड फंड है सब, दूसरा इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल फंड के जैसे ही है। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? इंडियन इन्वेस्टर अल्फा ग्लोबल फंड में पैसा डालेगा, ये एक्सिस का ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड में पैसा डालेगा, श्रोडर का इंटरनेशनल इक्विटी का जो ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड है उसमें पैसा डालेगा, ठीक है सर। आते हैं श्रोडर्स के बारे में। श्रोडर एक बहुत बड़ा कंपनी है, 525 बिलियन यूरो, मुझे पता नहीं, मैं शायद उसको टच बेस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर्स आउट ऑफ इट। अराउंड 5,500 एम्प्लॉय इनके हैं, दुनिया के 35 लोकेशन में काम करते हैं, 2200 कंपनियों को ये लोग। ईएसजी का इनका एक कॉन्सेप्ट भी है, ईएसजी बेसिकली इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सोशल फ्रेंडली और गवर्नेंस फ्रेंडली ग्लोबल फंड से लोग रन करते हैं। 200 साल पुराना इनका एक्सपोजर है, ऐसा इनका मानना है। ये वाला जो ग्लोबल मल्टी एसेट, इनका जो एसेट कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल रिसर्च कैपेबिलिटी कितनी है? तो इनकी बहुत बड़ी ग्लोबल रिसर्च कैपेबिलिटी है। 400 फंड मैनेजर है, 100 इक्विटी के एनालिस्ट है, 25 क्रेडिट के एनालिस्ट है, 2400 फंड को ये लोग ग्लोबली जो है वो रिसर्च करते हैं। ऑलवेज स्टाइल इनका कैसा रहता है? तो एनालिसिस स्टाइल न्यूट्रल रहता है और क्वालिटी बेस्ड रहता है। दैट इज रीजन पिछले 4 साल में एक्सिस के सारे फंड्स ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। श्रोडर ग्लोबल इक्विटी फंड जो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग, इसकी फिलोसॉफी क्या है? तो एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ परसिस्टेंट मार्केट इनएफिशिएंसी, मतलब इनका ऐसा मानना है कि हर दुनिया में आज से 30 साल पहले भी मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट थे और आज भी जो है दुनिया के मार्केट इनएफिशिएंट है। ये उन इनएफिशिएंट मार्केट को परसिस्टेंट मार्केट में कन्वर्ट करके वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज है उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड के अंदर उन स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये लोग रिसर्च करेंगे पूरा डाटा साइंस के हिसाब से। ये लोग बाद में क्या करेंगे? स्टॉक सिलेक्शन करेंगे ईएसजी के ऊपर, मतलब वापस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सोशल फ्रेंडली और गवर्नेंस फ्रेंडली। तो इनकी रिस्क जो है वो यहाँ पे एड्रेस हो जाएगी। फिर पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर इस पर इंगेजमेंट करेंगे। फिर आता है ग्लोबल इंटरनेशनल इक्विटी के ऊपर इनका काम कैसे चलता है ये देखने के लिए। तो इनका थीमेटिक स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजिक है, ये अलग अलग चीज़ें के ऊपर काम करेंगे। इक्विटी 80 से 120 स्टॉक के बारे में, कोर इक्विटी के बारे में काम करेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड जब पोर्टफोलियो बनाएंगे तो 40 से 60 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो लोग बनाएंगे। इनकी होल्डिंग 80 से इनका ये स्टॉक 3% मिनिमम किसी भी स्टॉक में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेक्टर 10% के ऊपर सेक्टर में नहीं जाएंगे। रीजन 15% के ऊपर रीजन में नहीं जाएंगे। रीजन मतलब एशिया पैसिफिक ले लिया, फिर यूएस का रीजन ले लिया, उसके अलावा फिर इधर का साउथ अमेरिका का रीजन ले लिया। रीजन वाइज सोचेंगे लोग, मतलब वैसा है। आते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के बारे में। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये लोग एक्सप्लॉइट करने वाले हैं इस पूरे पर्टिकुलर फंड में। वो 3 चीजें क्या है? तो मार्केट फेल टू लुक फॉर द इनफ अहेड व्हेन अप्रेजिंग द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी। जब बाजार गिरता है तो बाजार उन सारी चीज़ों को अपने से ज़्यादा का सामने का सोच के गिरता है, तो वो ये लोग उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे जो कि बाजार नहीं देख रहा है। मार्केट एक्स्ट्रापोलेट हिस्टोरिक ग्रोथ एंड फेल टू करेक्टली इंटरप्रेट कैटलिस्ट द चेंज ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को मार्केट बहुत बार फेल करता है, जैसे कि इस बार हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 4 महीने के अंदर सारे के सारे बाजार ऊपर आ जाएंगे, इंडिया का बाजार भी ऊपर आ जाएगा। ये इसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज को टैप करेंगे। मार्केट ओवर रिएक्ट टू शॉर्ट टर्म न्यूज फ्लो, मार्केट ओवर रिएक्ट करता है, जैसे कि सारे दुनिया के बाजारों ने कोरोना को ओवर रिएक्ट किया था और बाद में रिकवर भी हो गए। तो ये उन गैप्स को भरने की, ग्रोथ की गैप्स को भरने की कोशिश करेंगे, इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स डिलीवर द पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज कैन डिलीवर कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस और द पीरियड ऑफ टाइम। ये लोग जो है इस आउट परफॉर्मेंस को बीट करेंगे। स्टॉक्स लुक्स फॉर द ग्रोथ, मतलब इनके 2 पोर्टफोलियो रहेंगे, 2 इसमें डिवाइड किया गया। पहला कोर पोर्टफोलियो, मार्केट ऑफन फेल टू लुक एट द इनफ अहेड। ये कोर पोर्टफोलियो पॉजिटिव ग्रोथ गैप को ढूंढेंगे। और दूसरा इनका अपॉर्चुनिटी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो रहेगा जो कंसेंसस बनाएगा फेल टू एंटिसिपेट इन्फ्लेक्शन पॉइंट को जो एंटिसिपेट करने के लिए फेल हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स को ये लोग अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे।
स्ट्रक्चरल सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और इनोवेशन, इस टाइप के, मतलब जो कंपनियां स्ट्रक्चरल है, जो कंपनियां सस्टेनेबल है और जो कंपनियां इनोवेटिव है, वो कंपनियों को इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ देखेंगे, साइक्लिकल, कौन सी साइकिल चलने वाली है, ट्रांजिशनल ग्रोथ किसकी आने वाली है, और टर्न अराउंड और रिस्ट्रक्चरिंग कौन सी कंपनी में होने वाली है, उन कंपनियों को लोग टैप करेंगे इस पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। द स्टॉक्स फंड्स लुक फॉर, स्टॉक्स क्या, वापस कोर और अपॉर्चुनिटीज, तो ये दो तरीके हैं इनके काम करने के। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, आइडिया जनरेशन, स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिस्क कंट्रोल, मतलब रिस्क को कंट्रोल करेंगे साहब। इसमें ग्लोबल सेक्टर स्पेशलिस्ट को ये लोग ऐड करेंगे, फिर ग्रोथ की गैप को ढूंढेंगे, ईएसजी के कॉन्सेप्ट पे आएंगे और फंडामेंटल रिस्क को एड्रेस करेंगे, और उसके बाद फिर ये वोटिंग करेंगे, स्टीवर्डशिप करेंगे और एंगेजमेंट करके ये पूरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं डाटा इनसाइट कहाँ से मिलेगा, तो इनको ब्लूमबर्ग और रोटर से जो डाटा मिलता है या फिर बाकी अलग अलग इनकी जो एक इंटरनल रिसर्च की टीम है उसके ऊपर से ये लोग उस पूरे डेटा को लेके आएंगे। श्रोडर्स का आईएसएफ ग्लोबल अल्फा इक्विटी फंड करता क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द कैपिटल ग्रोथ फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज, तो इक्विटी विकार में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये उसमें उसकी अपॉर्चुनिटी देखिए। इसका बेंचमार्क क्या है, एमएससीआई वर्ल्ड एनआर, इस उनका ये जो है वो बेंचमार्क है। जुलाई 2005 में फंड लॉन्च हुआ था। इसमें अभी पैसा कितना है, 1.3 बिलियन, इसका मतलब मोटा मोटा 10,000 करोड़ मान के चलिए हम। और इसका एक साल का परफॉर्मेंस 22%, 3 साल का परफॉर्मेंस जो है 15%, 5 साल का परफॉर्मेंस 11%, सिंस इंसेप्शन 10.5%। एमएससीआई का जो इंडेक्स है उसको कंसिस्टेंटली इन्होंने बीट किया है 1 साल 2 साल छोड़ के, गुड है, ठीक है। सेक्टर कैसा रहेगा, सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर, मतलब जैसा इंडिया में होता है वैसे ही करेंगे। लेकिन जियोग्राफिकल कैसा रहेगा, तो नॉर्थ अमेरिका जो मैंने आपको बताया था, कॉन्टिनेंटल यूरोप, इमर्जिंग मार्केट, यूनाइटेड किंगडम, पैसिफिक जापान, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऐसा ये लोग सब जो है, और लिक्विड में भी कुछ पैसा डालेंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। श्रोडर्स का जो ग्लोबल इक्विटी फंड है इसकी टॉप 10 होल्डिंग कैसी है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है सब, मैंने जो आपको बोला था, अमेजन हम लोग माल बुलाते हैं जी, अल्फाबेट गूगल रोज यूज करते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट हर एक के घर में है जी, वीजा हर एक के जेब में है जी, एडोब हर एक के कंप्यूटर में है जी, फेसबुक हर एक के जेब में जी, मोबाइल में जी, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ये थोड़ा सा हमको काम कम पड़ता है, इंट्यूट इनकॉर्पोरेशन, इसको हमको हमारा काम थोड़ा कम पड़ता है, जेपी मॉर्गेज बहुत बड़ा बैंक है, ये हमारे पास नहीं है, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, ये हमको हमारा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट कहने की कनेक्ट हो जाता है। ये इनके पूरे पोर्टफोलियो में सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 कंपनियां, 10 में से 6 कंपनियां तो रोजमर्रा का हम लोग यूज करते हैं, बाकी की जो 4 है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक्ड है। इस टाइप का पोर्टफोलियो ये है साहब। पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजी 3 टाइप की चीजें है, रेजिलियंस, रिकवरी और मोमेंटम। मतलब पहला रेजिलियंस, सोशल मीडिया और गेमिंग में जो रेवोल्यूशन आ रहा है वो उसको रेजिलियंस के तौर पे ऐड करेंगे। हाइजीन ये लोग देखेंगे, रिकवरी जहां जहां रिकवरी आ रही है, लाइफस्टाइल में, हेल्थ एंड वेलबींग में रिकवरी जो आ रही है उसको टैप करेंगे। मोमेंटम, जहां मोमेंटम जनरेट हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के उसमें पैसा डालेंगे, इकोनॉमी जो चल रही है वो। सो ये फंड के जो फैक्ट्स है ये है, नाम क्या है, वापस से मैं आ रहा हूँ, एक्सिस ग्लोबल इक्विटी फंड, फंड ऑफ फंड है, फंड मैनेजर कौन है, हितेश दास और मिस्टर आर शिव कुमार। पैसा मिनिमम कितना डाल सकते हैं साहब आप, 5,000 रुपए। इसका इंडेक्स क्या है साहब, एमएससीआई वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स, टोटल आईएनआर के तौर पे। एनएफओ चल रहा है साहब 4 सितंबर से 18 सितंबर के आसपास तक, और इसका डिस्क्लेमर और बाकी सारी चीज़ें तो उन्होंने दी है। इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद आपने सुनना भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक मिनट, मैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ, जस्ट वेट। यस, तो इसका एक दूसरा जो पहलू है जो मुझे आपको बताना था वो ये है कि जस्ट वेट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये नॉर्मल लोकल फंड के जैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। करेंसी का वीकनेस जो है, इसका फायदा आपको मिल सकता है। इसका टैक्सेशन कहता है कैसा है, तो सब इसका टैक्सेशन जो है वो ये है कि 20% का इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको लगेगा। 30% का शॉर्ट टर्म, नॉर्मल फंड में 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यहाँ पे 30% का लगेगा। एनआरआई को कोई भी इंडेक्सेशन नहीं है। इसके अलावा आप डिविडेंड जो है वो जो नॉर्मली टैक्स डिविडेंड जो है वो लगेगा आपको, और वो टैक्स डिविडेंड लगने के बाद जो जैसा नॉर्मली इंडिया में टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट चलता है उसी हिसाब से आपको इसका डिविडेंड भी पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये फंड किसके काम का है, मैंने वो जो 6 कंपनियां बताई है, वो 6 कंपनियों में कोई भी बंदा अगर उस 6 कंपनी को यूज नहीं करता होगा तो ये फंड उसके काम का नहीं है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, दुनिया में जो कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, तो प्रोबेबली ये फंड आपके काम का है। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब पक्का कीजिए। इसके अलावा आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंपीरियल मनी के नाम से ही है। और अगर आपका कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग आपको 100% उसका आंसर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि डिटेल्स काफ़ी थी, दैट इज द रीजन एक्चुअली वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, थैंक यू।